कल्पना कीजिए, एक स्कूल, सुबह की असेंबली, स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस की ओर बढ़ रहे हैं, टीचर्स अपने लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इसी स्कूल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन को ही नहीं बल्कि पूरे देश में पोश एक्ट को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी। सवाल था, क्या एक स्टूडेंट भी पोश एक्ट के तहत कंप्लेंट कर सकती है? अगर आपका जवाब है नहीं, क्योंकि स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं होती, तो आज का यह जजमेंट शायद आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं पोश फाइल्स। आज हम चर्चा करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट PKN वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यह केवल एक टीचर्स का केस नहीं, यह उस कानून की व्याख्या का केस है जो आज हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को समझना चाहिए। स्कूल के एक टीचर के विरुद्ध कई छात्राओं ने सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित गंभीर शिकायतें की। इन शिकायतों के आधार पर अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। एक और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई शुरू हुई और दूसरी ओर यह प्रश्न उठा कि क्या पोश एक्ट के अंतर्गत भी इस मामले की जांच की जा सकती है। यहीं से शुरू होती है इस पूरे केस की सबसे महत्वपूर्ण लीगल जर्नी। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग सोचेंगे यदि सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है तो पोश एक्ट अपने आप लागू हो जाएगा, लेकिन कोर्ट के सामने असली प्रश्न कुछ और था। प्रश्न यह नहीं था कि क्या आरोप सही है या गलत। प्रश्न यह भी नहीं था कि टीचर दोषी है या निर्दोष। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा लीगल क्वेश्चन था, क्या स्टूडेंट पोश एक्ट के तहत एग्रीव्ड वुमेन मानी जा सकती है? यदि हाँ, तो क्या स्कूल एक वर्क प्लेस माना जाएगा? यही दो प्रश्न पूरे जजमेंट की नींव बने। टीचर की ओर से मुख्य कानूनी तर्क यह रखा गया कि पोश एक्ट का उद्देश्य वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा करना है। स्टूडेंट्स एम्प्लॉय नहीं हैं, उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पोश एक्ट का उपयोग इस प्रकार के मामले में नहीं किया जा सकता। यदि स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इंटरनल कमेटी के सामने कंप्लेंट कैसे लाई जा सकती है? यही पिटिशनर का मुख्य आधार था। दूसरी ओर रिस्पोंडेंट्स की ओर से बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण रखा गया। उन्होंने कहा, पोश एक्ट केवल एम्प्लॉयज़ तक सीमित कानून नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य किसी भी महिला को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से सुरक्षा प्रदान करना है। और यही कोर्ट ने कानून की भाषा को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, कोर्ट सबसे पहले किसी घटना को नहीं बल्कि कानून को पढ़ती है। जज ने भी यही किया। सबसे पहले उन्होंने पोश एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन को खोला। सेक्शन 2A, इस सेक्शन में लिखा गया है, एग्रीव्ड वुमेन मीन्स ए वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। अब जरा इस वाक्य को दोबारा सुनिए, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, यानी पार्लियामेंट ने जानबूझकर एम्प्लॉय शब्द का उपयोग नहीं किया। यदि कानून बनाते समय उद्देश्य केवल एम्प्लॉय की सुरक्षा होता तो यह लिखा जा सकता था फीमेल एम्प्लॉय, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कानून ने कहा एनी वुमेन वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। यही वह शब्द थे जिन पर पूरा मामला घूमने वाला था। लेकिन क्या केवल इतना काफ़ी था? नहीं, क्योंकि दूसरा प्रश्न अभी बाकी था। यदि स्टूडेंट्स एग्रीव्ड वुमेन हो सकती है तो क्या स्कूल पोश एक्ट के अनुसार वर्क प्लेस भी है? कोर्ट ने फिर कानून का दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन देखा, सेक्शन 2O, जिसमें वर्क प्लेस की डेफिनेशन दी गई है। यही कोर्ट ने समझाने का प्रयास किया कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वर्क प्लेस की श्रेणी में आ सकता है, और यहीं से जजमेंट में एक नया मोड़ लेना शुरू किया। अब तक कोर्ट के सामने दो बड़े प्रश्न स्पष्ट हो चुके थे। पहला, क्या स्टूडेंट पोश एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, और दूसरा, क्या स्कूल एक वर्क प्लेस है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कोर्ट ने कुछ पुरानी जजमेंट्स जैसे पोश एक्ट का उद्देश्य और विशाखा प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखा। और यहीं से शुरू होती है जजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग, जिसने पूरे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नई दिशा तय की। लेकिन कोर्ट ने आखिर कहा क्या, यही हम समझेंगे। अब कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की दलीलें थी। एक तरफ टीचर को कहना था स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए पोश एक्ट लागू नहीं हो सकता। दूसरी तरफ यह तर्क दिया गया कि पोश एक्ट का उद्देश्य केवल एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्क प्लेस पर मौजूद हर महिला को सुरक्षित वातावरण देना है। अब कोर्ट ने अपना विश्लेषण शुरू किया और यहीं से यह जजमेंट लैंडमार्क बन गया। कोर्ट ने कहा, किसी भी कानून की व्याख्या करते समय हमें केवल शब्द नहीं बल्कि उस कानून के उद्देश्य को भी समझना चाहिए। पोश एक्ट का उद्देश्य क्या है?
महिलाओं के लिए सुरक्षित वर्क प्लेस उपलब्ध कराना। यदि किसी कानून की व्याख्या इतनी संकीर्ण कर दी जाए कि उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, तो ऐसी व्याख्या कानून की भावना के विपरीत होगी। यहीं कोर्ट ने सेक्शन 2A पर विशेष ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा, कानून स्पष्ट रूप से कहता है ए वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। ध्यान दीजिए, इस डेफिनेशन में कहीं भी एम्प्लॉय होना अनिवार्य नहीं बताया गया है। यानी यदि कोई महिला वर्क प्लेस पर उपस्थित है और वह सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है, तो केवल इस आधार पर प्रोटेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह एम्प्लॉय नहीं है। यहीं टीचर का सबसे महत्वपूर्ण लीगल आर्गूमेंट कमजोर पड़ने लगा। अब कोर्ट ने दूसरे प्रश्न उठाया, क्या स्कूल वर्क प्लेस है? कोर्ट ने पोश एक्ट की वर्क प्लेस डेफिनेशन को देखा। कोर्ट ने कहा, वर्क प्लेस केवल कॉरपोरेट ऑफिस नहीं होता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती है, टीचर्स कार्य करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कार्य करते हैं, स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते हैं और पूरा इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड वर्किंग इन्वायरमेंट है। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पोश एक्ट के उद्देश्य से अलग नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि पोश एक्ट कोई साधारण कानून नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस की भावना को आगे बढ़ाता है। विशाखा जजमेंट का मूल उद्देश्य था हर महिला को गरिमापूर्ण सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस सुरक्षा से बाहर कर दिया जाए तो लाखों छात्राएं इस संरक्षण से वंचित हो जाएंगी। कोर्ट ने माना कि यह लेजिस्लेचर की मंशा नहीं हो सकती। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण लर्निंग है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इस केस में पॉक्सो एक्ट की कार्यवाही भी थी, तो क्या पॉक्सो होने का मतलब पोश लागू नहीं होगा? कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। दोनों कानूनों का उद्देश्य अलग अलग है। बच्चों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए क्रिमिनल लॉ है, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट दायर होती है और क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल चलता है। वहीं पोश एक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी से जुड़ा कानून है और उसका उद्देश्य केवल दोषी को सजा देना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशन के भीतर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यानी दोनों कानून अलग अलग उद्देश्य पूरा करते हैं। एक क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही कारण है कि केवल पॉक्सो होने से पोश स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट ने यह माना कि पोश एक्ट की भाषा व्यापक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी परिधि में आ सकते हैं और स्टूडेंट केवल इसलिए पोस्ट प्रोटेक्शन से वंचित नहीं हो सकती क्योंकि वह एम्प्लॉय नहीं है। यही इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह निर्णय केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। यदि आप HR प्रोफेशनल हैं तो शायद आप सोच रहे होंगे, इसका कॉरपोरेट सेक्टर से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। इस जजमेंट ने एक सिद्धांत स्थापित किया है कि पोश एक्ट को केवल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के चश्मे से नहीं पढ़ा जा सकता। उसका उद्देश्य सेफ वर्क प्लेस सुनिश्चित करना है। इसलिए इंटर्न्स, अप्रेंटिस, वॉलंटियर्स, कंसल्टेंट्स, विजिटर्स या सप्लायर्स या और अन्य कैटेगरीज को भी पोश एक्ट अलग अलग परिस्थितियों में प्रोटेक्शन देता है। इसलिए इंटरनल कमेटी को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला एम्प्लॉय है या नहीं, उसे सबसे पहले कानून की डेफिनेशन समझनी चाहिए। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो यह जजमेंट आपके लिए स्पष्ट संदेश देता है। पोश केवल कॉरपोरेट ऑफिस का कानून नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी उतनी ही गंभीरता से इंटरनल कमेटी बनानी चाहिए। रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। स्टूडेंट्स और स्टाफ दोनों के लिए कंप्लेंट मैकेनिज्म स्पष्ट होना चाहिए और प्रिवेंशन को केवल फॉर्मेलिटी नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, आज के इस केस ने हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली, पोश एक्ट केवल एम्प्लॉयज़ तक सीमित नहीं है। दूसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वर्क प्लेस की व्यापक अवधारणा का हिस्सा हो सकते हैं। और तीसरी, किसी भी कानून को समझने के लिए केवल उसकी भाषा नहीं बल्कि उसका उद्देश्य भी समझना आवश्यक है। यदि आपको रियल कोर्ट जजमेंट को सरल भाषा में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं विनोद सिंह और मिलते हैं पोश फाइल्स के अगले एपिसोड में, जहां हम एक और लैंडमार्क जजमेंट की परतें खोलेंगे। धन्यवाद।